तुम जैसी मगरूर लड़की को डूब जाना चाहिए। तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? राजस्थान के एक अमीर घराने में जन्मी अनुष्का सिंह एक ऐसी रईस आज़ादी थी जिसे अपनी दौलत, शानो-शौकत और खानदानी रुतबे पर बेहिसाब घमंड था। उसे यकीन था कि दुनिया की हर चीज़ उसके कदमों में है, यहाँ तक कि लोग भी आम इंसान उसके लिए बस नौकर, खिदमतगार या पृष्ठभूमि के किरदार थे। घर के मुलाजिम उसके गुस्से और तकब्बुर से हमेशा कांपते रहते। उनमें एक खामोश सीधा सादा नौजवान भी था, रविंद्र। अनुष्का अक्सर उसे जलील करके खुश होती, कभी मामूली सी गलती पर उस पर चिल्ला उठती, कभी उसके काम में नुक्स निकालकर उसे नीचा दिखाती। जिंदगी अपनी उसी रफ्तार से चल रही थी जब एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। अनुष्का अपने शौहर अर्जुन सिंह, जो एक बड़े उद्योगपति थे, और अपने 2 अमीर दोस्तों के साथ एक लग्जरी वेकेशन पर केरल के साहिलों के लिए रवाना हुई। वो लोग अपने प्राइवेट जहाज से वहां पहुंचे और फिर समुंदर की सैर के लिए एक कश्ती किराए पर ली। जब वह कश्ती पर सवार हुए तो कप्तान ब्रिजेश नायर ने मुस्कुराते हुए सबका खैर मकदम किया। बाकी सब ने खुशी से उसे हाथ मिलाया, मगर अनुष्का ने हमेशा की तरह घमंड से नजरें फेर ली और बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ गई। कश्ती का अमला एक दूसरे को देखने लगा जैसे वो इस औरत की बदतमीजी पर हैरान हो। उसी कश्ती पर काम करने वाला रविंद्र भी मौजूद था। अनुष्का का रवैया उसे बहुत नागवार गुजरा, मगर वह खामोश रहा। वो सबके सामान को उनके केबिन तक पहुंचाता रहा। अनुष्का को कुछ भी पसंद नहीं आया, ना कश्ती की सादगी, ना कमरा, ना खाना। हर चीज में उसे कमी नजर आती थी। उसने हकारत से पूछा, यहाँ कोई जिम तो होगा ना? रविंद्र ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक पुरानी एक्सरसाइज वाली साइकिल उसके सामने रखी और बोला, यह लीजिए मैडम, शायद आपका काम चल जाए। यह तंज सुनकर अनुष्का का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकती हूँ। रविंद्र ने नजरें झुका ली, मगर दिल ही दिल में सोचा, कभी वक्त ने पलटा खाया तो यही घमंड जमीन पर गिरेगा। अगले दिन सब लोग छोटी कश्तियों में ड्राइविंग के लिए समुंदर में निकले। बाकी सब समुंदर में कूदकर खुशियां मनाने लगे, मगर अनुष्का एक चट्टान पर बैठी मूंग बिचकाती रही। उसे पानी से डर लगता था। रविंद्र, तुम यहाँ मेरे साथ रहो, उसने हुक्म भरे लहजे में कहा। रविंद्र मजबूरन कश्ती में रुक गया। कुछ देर बाद बोला, मैडम, कभी कभी डर का सामना करना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। आप भी पानी में जाएं तो शायद अच्छा लगे। अनुष्का ने तीखे लहजे में कहा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? रविंद्र चुप हो गया। समुंदर की लहरें हल्के हल्के कश्ती के पहलू से टकरा रही थीं, मगर उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगली सुबह जब अनुष्का साहिल पर एक्सरसाइज कर रही थी तो रविंद्र करीब ही सफाई में मशरूफ था। वो पसीने में तरबतर होकर काम कर रहा था, मगर अनुष्का के चेहरे पर हमेशा की तरह नखरे की मुस्कान थी। तुम जैसे लोग हमेशा इसी मिट्टी में लथड़े रहते हो। यह कहकर वह पानी पीने लगी, जैसे किसी मामूली इंसान से बात करने से भी उसकी शान घट जाए। रविंद्र ने सर झुकाया, मगर दिल के अंदर कुछ जलने लगा था। शायद वही लम्हा था जब किस्मत अनुष्का सिंह के घमंड को तोड़ने की तैयारी कर रही थी। रविंद्र ने जब अनुष्का की बदतमीजी सुनी तो चुपचाप वहां से हट गया। दिल में एक आग सी जलने लगी थी, मगर चेहरे पर अब भी वही खामोशी थी। दोपहर के वक्त सब लोग कश्ती के डेक पर लंच के लिए जमा हुए। समुंदर के नीले पानी के बीच धूप नरम थी, हवा हल्की चल रही थी। सब लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे, लेकिन अनुष्का की आदत थी कि किसी चीज में खुशी ना ढूंढना। यह खाना ठंडा है, वो तीखे लहजे में बोली। रविंद्र, तुम्हें समझ नहीं आता, इसे अभी गर्म करके लाओ। रविंद्र ने जब्त से अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक उभरी, मगर उसने फौरन खुद को काबू में कर लिया। एक पल को उसे ख्याल आया, काश वो इस घमंड भरी औरत पर वही खाना उंडेल दे जैसे वह हर रोज उस पर जहर उगलती है। मगर वह जानता था, ऐसा बस सोचा जा सकता है, किया नहीं। वो चुपचाप किचन में गया जहां कप्तान ब्रिजेश और दूसरे अमले के लोग खाना तैयार कर रहे थे। भाई, यह औरत तो हर वक्त जहर उगलती रहती है, रविंद्र बोला। ब्रिजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, हमें मुस्कुराते हुए इनके नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इनका इलाज वक्त करता है, कोई इंसान नहीं। रविंद्र ने गहरा सांस लिया और चुप हो गया।
अनुष्का के तेवर हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे थे। वो कप्तान ब्रिजेश तक से बदतमीजी से बात करती कहती, इन नौकरों से मुझे घिन आती है, इन्हें बोलिए मेरे सामने ज्यादा ना आएं। पूरी कश्ती पर एक अजीब सा बोझ छा गया था। सब लोग उस औरत से दूर रहने की कोशिश करते, मगर रविंद्र की मजबूरी थी, उसे तो हर वक्त उसके आसपास रहना पड़ता था। 2 दिन गुजर गए। अनुष्का का तकब्बुर, उसकी चीखें, उसकी तेज आवाज सब कुछ रविंद्र के ज़ब्त को तोड़ने लगा था। वो अब अक्सर उसकी नज़रों से बचने की कोशिश करता, मगर किस्मत जैसे दोनों को बार बार आमने सामने ले आती। एक रात जब चांद अपनी चांदनी समुंदर के ऊपर बिखेर रहा था, अनुष्का शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई देख पर आई। इत्तेफाक से सामने से रविंद्र आ रहा था। वो उससे टकरा गई और बदमजा लहजे में बोली, देखकर नहीं चल सकते तुम? रविंद्र के अंदर पहले से ही बदले की एक चिंगारी जल रही थी, मगर उसने खुद पर काबू रखा। अनुष्का हंसी, एक ऐसी हंसी जो तजलील की महक लिए थी, जैसे वह उसे छेड़ना चाहती हो। रविंद्र ने ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम जैसी औरत के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता, और वो वहां से चला गया। मगर दिल के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उठ रहा था। अगली सुबह अनुष्का ने अपनी जिद दिखाई, मैं आज फिशिंग पर जाना चाहती हूँ। रविंद्र ने उसे समझाने की कोशिश की, मैडम, मौसम खराब होने वाला है, अभी जाना खतरनाक होगा। मगर अनुष्का कब किसी की सुनती थी। मैंने कहा जाना है तो जाना है। रविंद्र ने हार मान ली और एक मोटर बोट में उसे बिठाकर समुंदर की गहराइयों की तरफ निकल गया। कुछ देर सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक इंजन बंद हो गया। रविंद्र ने बार बार कोशिश की, मगर बोट दोबारा नहीं चली। जब फ्यूल चेक किया तो मालूम हुआ कि पेट्रोल ही खत्म है। क्या मतलब, बोट बंद हो गई? इसे फौरन स्टार्ट करो। अनुष्का चीखी, मैंने पहले ही कहा था मत चलो, मगर तुम्हारी जिद के आगे मैं भी यहाँ फंस गया हूँ, अब बस इंतजार करो। रविंद्र ने जवाब दिया। अनुष्का का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो वरना तुम्हें देख लूंगी। समुंदर बेरहम था, लहरें आहिस्ता आहिस्ता उनके चारों ओर गरज रही थीं। दिन ढलने लगा, फिर रात आ गई, अंधेरा छा गया और उनके पास अब ना खाने का कुछ बचा था ना पानी। दूसरे दिन सूरज तपा हुआ था। अनुष्का के चेहरे से घमंड की चमक मध्यम पड़ने लगी। भूख, प्यास और डर तीनों उसके लहजे से तकब्बुर चूस रहे थे। उसी वक्त उसने एक बॉक्स में बंद गन देखी। यह लाओ, हम इसे सिग्नल दे सकते हैं, वो चिल्लाई। रविंद्र ने फौरन कहा, यह फ्लेयर गन है मैडम, इसे एहतियात से इस्तेमाल करना, एक गलती में सब कुछ खत्म हो सकता है। दोनों समुंदर के बीच फंसे थे, जहां आसमान हद से नीचे झुका महसूस होता था। शायद यही वो लम्हा था जब कुदरत ने अनुष्का सिंह को पहली बार उसके अपने घमंड के मुकाबिल ला खड़ा किया। वक्त जैसे थम गया था, सूरज उनके सिरों पर तपा हुआ था, प्यास होठों को चीर रही थी और भूख पेट में आग लगा रही थी। रविंद्र ने हिम्मत करके जाल का एक टुकड़ा समेटा और बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी मछली पकड़ ली। अनुष्का की तरफ बढ़ाकर बोला, यह खा लीजिए, कुछ तो ताकत ही मिलेगी। मगर अनुष्का के चेहरे पर अब भी घमंड की लकीर थी। यह गंदा है, मैं ऐसी चीजें नहीं खाती, और उसने वो मछली फेंक दी। रविंद्र ने एक लम्हे के लिए नजरें नीची की। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग भूख और जिल्लत में भी खुद को ऊंचा समझते हैं या नहीं, वो बुदबुदाया। अचानक अनुष्का ने समुंदर की तरफ इशारा किया, वो देखो एक कश्ती। उम्मीद की चमक उनकी आंखों में लौट आई। अनुष्का ने फौरन फ्लेयर गन उठाई और आसमान की तरफ चलाने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहा था। गोली ठीक से नहीं चली और अगले ही लम्हे गोली सीधी उनकी रबर बोट पर जा लगी। एक तेज सी आवाज आई, बोट की हवा निकलने लगी। यह तुमने क्या कर दिया? रविंद्र चिल्लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। बोट डोलने लगी, पानी अंदर आने लगा। दोनों ने किसी तरह आधे बचे हुए हिस्से को पकड़ा और तैरने लगे। रात छा गई, आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और समुंदर पागल हो चुका था। बारिश ने सब कुछ धो डाला, घमंड, डर, आवाज, सब। अनुष्का चीखती रही, मगर पानी के शोर में उसकी आवाज गुम हो गई। रविंद्र ने दोनों हाथों से बोट के किनारे को थाम रखा था। हिम्मत रखो, सुबह हो जाएगी, वो चिल्लाया। पूरी रात वो तूफान से लड़ते रहे, बिल्कुल तन्हा। जब सुबह सूरज की हल्की किरण उनके चेहरों पर पड़ी तो उन्हें दूर एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। एक नई उम्मीद की लकीर, जैसे किस्मत ने फिर एक मौका दिया हो। किसी तरह वो वहां तक पहुंच गए। जमीन पर कदम रखते ही अनुष्का ने रेत में लेटकर सांस ली, मगर अगले ही पल वो फिर वहीं पुरानी थी, घमंड की मूरत। मेरा वकील तुमसे जरूर मिलेगा, समझे तुमने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा।
रविंद्र ने थके हुए लहजे में कहा, जो दिल चाहे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम जैसी औरत से दूर रहना ही बेहतर है। वो दोनों अपनी अपनी दिशा में चल पड़े। वो टापू सुनसान था, ना कोई परिंदा ना आदमी, बस हवा की सरसराहट। रविंद्र पहाड़ी की एक तरफ गया तो उसे एक पुरानी झोपड़ी मिली। लगता था कोई बरसों पहले यहाँ रह चुका था। उसने झोपड़ी को साफ किया, पत्तों से छत ढकी और झरने से पानी भर लाया। फिर लकड़ियों से मछली पकड़ने का जुगाड़ बनाया। उधर अनुष्का जंगल में घूमती रही, चारों तरफ सन्नाटा था। आखिरकार वो थककर एक पेड़ के पीछे छिप गई और वहीं से रविंद्र को देखने लगी। वो देखती रही, वही नौकर जिसे वह हमेशा कमतर समझती थी, अब इत्मीनान से मछली भून रहा था और तन्हाई में चैन से खा रहा था। भूख ने आखिरकार उसके घमंड को चाटना शुरू किया। वो धीरे धीरे रविंद्र के पास आई। मुझे थोड़ा सा दे दो, वो धीमी आवाज में बोली। रविंद्र ने हाथ रोका, फिर नजरें उसकी तरफ उठाई। नहीं, तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, आज तुम्हें अपनी भूख से खुद लड़ना होगा। मैं तुमसे यह खरीद लूंगी, अनुष्का ने गुस्से से कहा। 1000 रुपए दूंगी, या यह लो मेरी सोने की चूड़ी। रविंद्र ने चूड़ी हाथ में ली, फिर मुस्कुरा कर जमीन पर फेंक दी। यहाँ तुम्हारी दौलत नहीं चलेगी मैडम, यहाँ सिर्फ भूख बोलती है, घमंड नहीं। अनुष्का का चेहरा लाल हो गया। उसने मिट्टी उठाकर उस पर फेंकी। बेअदब रविंद्र का सब्र अब टूट गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब सुन लो, आज से तुम मेरी नौकर हो। मैं मालिक हूं इस टापू पर और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर खाना चाहती हो तो मुझे मालिक कहो और जाकर मेरे कपड़े धो, सुखाओ, फिर पानी भर लाओ, शायद फिर तुम्हें कुछ खाने को दूं। अनुष्का ने गुस्से में दांत भींचे, मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो झरने के किनारे गई, कपड़े धोए, उन्हें पत्थरों पर फैलाया और शाम होने से पहले रविंद्र के सामने लाकर रख दिए। रविंद्र ने एक गहरी सांस ली और बोला, अब जाकर पानी लाओ, फिर शायद तुम्हें खाना मिले। और पहली बार वो रईस आज़ादी जो कभी हाथ ना उठाए, अब एक मामूली नौकरानी की तरह एक बाल्टी लिए जंगल के अंदर जा रही थी। उसके घमंड की जड़ें अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं। अनुष्का ने रविंद्र की बात मानी और खामोशी से उसके कहे हुए सारे काम करने लगी। पहले वह उसके कपड़े धोती रही, फिर झरने से पानी भर कर लाई। सूरज ढलने लगा। थकान ने उसके घमंड पर पहला वार किया। जब वह वापस आई तो रविंद्र ने एक मछली भूनकर उसके सामने रखी। यह लो, खा लो। अनुष्का ने झिझकते हुए उसे देखा। कभी यह वही औरत थी जो खाने का एक दाना ठंडा होने पर चीखने लगती थी, और आज वो आधी कच्ची धुएं से काली मछली हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। रविंद्र ने खामोशी से उसे देखा। दिल के किसी कोने में उसे दर्द भी हुआ, मगर वह जानता था यह दर्द ही वह दवा है जो घमंड का जहर उतारती है। रात आई तो समुंदर के किनारे हवा ठंडी हो चुकी थी। रविंद्र अपनी झोपड़ी के अंदर गया और अनुष्का से कहा, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है, बाहर सो जाओ आसमान के नीचे। पर बाहर बहुत ठंड है। यह टापू किसी रईस आज़ादी के लिए नहीं बना, तुम्हें हालात के साथ जीना सीखना होगा। वो लम्हा शायद अनुष्का की जिंदगी का सबसे लंबा लम्हा था। बाहर रेत पर लेटकर आसमान की तरफ देखते हुए पहली बार उसने अपनी जिंदगी पर सोचा। वो जो दुनिया को नीचा दिखाने में फक्र महसूस करती थी, आज खुद जमीन से लिपटी रो रही थी। सुबह हुई, सूरज ने अपने सुनहरी हाथ आसमान पर फैलाए। रविंद्र और अनुष्का साथ समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ने गए। अब रविंद्र के चेहरे पर भी एक सख्ती थी, जैसे वो खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हो। वो मछलियां उलटता और बाकी सारा काम अनुष्का के कंधों पर छोड़ देता। जरा सा भी घमंड दिखाने पर वो ठंडे लहजे में उसे टोक देता। वक्त के साथ उसका रवैया और सख्त होता गया। एक दिन जब अनुष्का लकड़ियां जमा करके वापस आई तो रविंद्र ने अचानक कहा, आज तुम गाना गाओ। हाँ, वही जो तुम्हें कभी पसंद था। अनुष्का ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या गाना? हाँ, गाना, और मुस्कुराना जैसे तुम हैं, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। वो मजबूरी में हल्की आवाज में गाने लगी। उसके बोल हवा में बिखर गए जैसे समुंदर भी सुनने लगा हो। रविंद्र के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया। उसे लगा वो औरत जो सिर्फ घमंड से भरी थी अब इंसान बनने लगी है। अब अनुष्का उसके कपड़े धोती, लकड़ियां लाती, पानी भरती और कभी कभी वो दोनों हंसते भी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकही सी केमिस्ट्री जन्म लेने लगी। एक रिश्ता जो नफरत से शुरू हुआ था, मगर शायद वक्त ने उसे किसी और रंग में ढालना शुरू कर दिया था। एक दिन जब अनुष्का मछली पका रही थी, रविंद्र उसके करीब आया और बोला, मेरे हाथ पर एक निशान है, देखो, इस पर एक छोटा सा बोसा दो। अनुष्का चौंक गई। क्या तुम्हारा दिमाग अब ठीक है? नहीं, बस देखना चाहता हूं कि तुम्हारा घमंड अब भी जिंदा है या मर गया। वो लम्हा खामोशी का था।
अनुष्का के हाथ कांपे, मगर आखिरकार वो झुक गई। एक हल्की सी लचती हुई हरकत के साथ उसने रविंद्र के हाथ को छुआ। रविंद्र ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था यह जीत नहीं, यह एहसास का जन्म है। वह चाहता था कि अनुष्का समझे ताकत दौलत में नहीं आज़ादी में होती है। और उस दिन के बाद से अनुष्का ने कभी हुक्म नहीं दिया, बस काम मांगकर करने लगी। रविंद्र भी अब उसके साथ पहले जैसा सख्त नहीं रहा। उस टापू पर जहां हवा में तन्हाई की खुशबू थी, दो दिलों के बीच एक नया एहसास जन्म लेने लगा, जो शायद मोहब्बत नहीं था मगर इंसानियत जरूर थी। रविंद्र के दिल में अब एक अजीब सी कशमकश थी। उसने अनुष्का को बहुत दिनों तक जलील होते देखा था, मगर अब जब वह कमजोर, खामोश और शर्मिंदा सी बैठी रहती तो उसके दिल में गुस्से की जगह तरसने लेना शुरू कर दिया था। वो चाहता था कि वह समझे इंसान की असल पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका दिल है। इसीलिए वह सख्त भी बनता, कभी कभी नरम भी, ताकि वह अंदर से बदल जाए। एक रात जब समुंदर खामोश था और चांद अपनी चांदनी में टापू को भिगो रहा था, अनुष्का अकेली साहिल के किनारे बैठी रही। समुंदर की लहरों में उसे अपनी पुरानी जिंदगी की आवाजें सुनाई देने लगीं, शोर, हुक्म, घमंड, तन्हाई। अगली सुबह वो रविंद्र के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वो घमंड टूट चुका था जो कभी उसके वजूद का हिस्सा था। वो उसके कदमों के करीब बैठ गई। मैं गलत थी, आवाज कांप रही थी। मैंने सबके साथ बुरा सलूक किया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। रविंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोला, अनुष्का, इंसान तब बदलता है जब वह खुद को पहचानता है। तुमने वो कदम उठा लिया है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उस लम्हे दोनों के दरमियान कुछ बदल गया। वो सिर्फ मालिक और नौकर नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे इंसान बन गए जिनको एक दूसरे की जरूरत थी। अब वो दोनों साथ काम करने लगे, मछली पकड़ते, पानी भरते, झोपड़ी को बेहतर बनाते और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी। रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान एक नरम सा एहसास जन्म लेने लगा। जब वह हंसती तो रविंद्र मुस्कुराता, जब वह थकती तो वह खामोशी से उसके लिए पानी भर लाता। वक्त गुजरता गया और एक रात जब हवा में नमी और सुकून दोनों थे, दोनों ने अपने दिलों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खोल दिए। शायद वह मोहब्बत नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का सुकून ढूंढने का लम्हा था। अब वो झोपड़ी अनुष्का के लिए घर बन गई थी। रविंद्र कहता, यह देखो, यही जिंदगी है, ना शान ना शौकत, बस एक सादा सा दिल और उसके साथ सुकून। एक दिन रविंद्र ने पूछा, तुम इतनी सख्त क्यों थी, हर किसी से नफरत क्यों करती थी? अनुष्का ने गहरी सांस ली, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझे समझा ही नहीं। अर्जुन मेरा शौहर सिर्फ दौलत के पीछे था, मैं अकेली थी, मगर यह अकेलापन कभी किसी ने देखा नहीं। मैं गुस्से में रहने लगी, लोगों को धुतकारने लगी, शायद खुद से नफरत करने लगी, मगर तुमने मुझे वह एहसास दिलाया कि इंसान होना कैसा होता है। रविंद्र ने उसकी आंखों में देखा, तुमने देर की मगर खुद को पहचान लिया, यही काफी है। वक्त जैसे ठहर गया था टापू पर। अब वह दोनों साथ रहने लगे, एक दूसरे के बगैर खामोशी भी अधूरी लगती। दिन में वह मछली पकड़ते, शाम को आग के पास बैठकर बातें करते। कभी कभी वह दोनों हंसते, कभी अतीत की बातों पर चुप हो जाते। एक शाम जब सूरज समुंदर में डूब रहा था, अनुष्का लकड़ियां चुनने गई। अचानक उसने दूर समुंदर में एक जहाज देखा, रोशनियों से भरा, शोर से लबरेज। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हम बच सकते हैं, वो बुदबुदाई, मगर अगले ही लम्हे उसने फ्लेयर गन की तरफ देखा और हाथ रोक लिया। कुछ पल वो चुप खड़ी रही, फिर खुद से कहा, अगर मैं गई तो उसे खो दूंगी और शायद यह सब कुछ बेईमानी हो जाएगा। रात को वह चुपचाप वापस झोपड़ी में आ गई। रविंद्र को कुछ नहीं बताया। उसके दिल में अब यह तमन्ना नहीं थी कि वह वापस अपनी दुनिया में जाए, वो दुनिया जहां सिर्फ खाली मुस्कुराहटें और दिखावा था। रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी। झोपड़ी में उन्हें एक पुरानी बोतल मिली। रविंद्र ने हंसते हुए कहा, यह शायद किसी मुसाफिर की याद होगी। दोनों ने वह बोतल खोली और हल्के हल्के घूंट भरने लगे। हवा में कहकहे गूंजने लगे, समुंदर खामोशी से सुनने लगा। उस रात वो दोनों देर तक नाचते रहे, जैसे जिंदगी की थकान को रक्स में बहा देना चाहते हों। अब वो एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि लफ्ज़ गैर जरूरी हो गए थे। उनके बीच सिर्फ सुकून था, ऐसा सुकून जो शायद दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। रविंद्र अब भी उम्मीद रखता था कि एक दिन कोई आकर उन्हें बचाएगा, मगर अनुष्का चाहती थी कि वक्त यहीं थम जाए, उसी टापू पर, उसी झोपड़ी में जहां वो पहली बार खुद बन पाई थी। समुंदर के किनारे शाम ढल रही थी, हवा में नमी थी और अफक पर आहिस्ता आहिस्ता सूरज डूब रहा था। अनुष्का और रविंद्र किनारे बैठे थे, खामोश, मगर उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं।
अनुष्का ने आहिस्ता से कहा, अगर हम यहाँ से गए तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे रविंद्र। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं तुमसे इश्क करने लगी हूँ और चाहती हूँ कि यह लम्हे कभी खत्म ना हो। उसकी आवाज़ में पहली बार एक सच्चाई थी जो शायद उसने जिंदगी में पहली मर्तबा महसूस की थी। रविंद्र ने उसका हाथ थामा, नरमी से मुस्कुराया, अगर हमारा प्यार सच्चा है अनुष्का तो चाहे हम कहीं भी रहे हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मोहब्बत जगहों से नहीं दिलों से जुड़ी रहती है। मुझे यकीन है तुम वापस जरूर आओगी जब मैं तुम्हें याद करूंगा। वो लम्हा समुंदर के शोर में कहीं खो गया। फिर रविंद्र ने आसमान की तरफ फ्लेयर चलाया। कुछ घंटों बाद एक कश्ती उनके करीब आ गई और उन्हें बचा लिया गया। कश्ती पर बैठे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जैसे दिल जानते हों कि यह सुकून, यह खामोशी शायद अब कभी ना मिले। जब वो बंदरगाह पहुंचे तो अनुष्का का शौहर अर्जुन सिंह वहां मौजूद था। वो भागकर अनुष्का के गले लगा, अनुष्का तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आता। रविंद्र पीछे खड़ा यह मंजर देख रहा था। अर्जुन ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया, तुमने मेरी बीवी की जान बचाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए मेरा शुक्रिया। रविंद्र ने नजरें झुका ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके चेहरे पर सुकून नहीं, एक अजीब सा खालीपन था। कुछ दिन बाद रविंद्र शहर के एक क्लब में अकेला बैठा था। इतने में एक शख्स उसके सामने आया। यह अर्जुन साहब ने भेजा है इनाम के तौर पर, और एक बैग मेज पर रख दिया। रविंद्र ने बैग खोला, अंदर नोटों के बंडल थे। चेहरे पर हल्की सी तलखी आई, मेरा ज़मीर बिकने के लिए नहीं है, वो बोला और बैग वापस फेंक दिया। मगर वह बैग वहीं रह गया। रविंद्र ने जाते जाते अचानक रुक कर बैग देखा और चुपचाप उसे उठा लिया। रास्ते में चलते चलते उसकी नज़र एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने बैग में से कुछ रकम निकाली और अंदर जाकर एक खूबसूरत अंगूठी खरीदी, चमकती हुई मगर सादा, बिल्कुल अनुष्का जैसी, जो अब घमंड से खाली थी। अगली सुबह उसने उसे फ़ोन किया, अनुष्का मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, काश हम दोनों टापू पर ही रह जाते, वहीं जहाँ सुकून था। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी के बाद अनुष्का की आवाज़ आई, मैं भी तुम्हें नहीं भूल सकी रविंद्र, मैं तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूंगी। कल मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक खत लिखकर होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना, मैं जरूर उसे ले लूंगी। रविंद्र ने वही किया। एक रात पहले उसने बैठकर एक खत लिखा, अनुष्का मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहाँ ना दुनिया होगी, ना कोई नाम और नसब, बस तुम, मैं और वो सुकून जो हमें टापू पर मिला था। सुबह सूरज निकलने से पहले बंदरगाह आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हमेशा के लिए। उसने वो खत अंगूठी के साथ रिसेप्शन पर रख दिया। मगर किस्मत ने एक बार फिर उन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। अगली सुबह वो खत सबसे पहले अर्जुन सिंह के हाथ लगा। उसने वो खत पढ़ा और मुस्कुरा दिया, फिर चुपचाप उसे अनुष्का तक पहुंचने नहीं दिया। अनुष्का इंतजार करती रही मगर कोई पैगाम नहीं आया। आखिरकार वह मजबूर होकर अर्जुन के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गई। उसकी आंखों में नमी थी, दिल में बेहिसाब सवाल।